गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। हम लोग का 4 टॉपिक्स बचा हुआ था ना, कहाँ लिखे थे? हाँ सर। एक बार फिर से बताओ ना, क्या क्या था? एटॉमिक मास, सर मॉलिक्यूलर रिलेटिव मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और ये एम्पिरिकल फार्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन। एम्पिरिकल फार्मूला एंड परसेंटेज। ओके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास से। देखो, एटॉमिक these 4 topics we had left in our last class. Okay. So today starting with the relative atomic mass. Heading करो, relative atomic mass. देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली क्या बोलता है? रिलेटिव एटॉमिक मास होता किसका है? जब भी हम लोग एटॉमिक मास बता दें तो ये एटॉमिक मास एक एलिमेंट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। एलिमेंट का मास से एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। इट टेल्स अबाउट द हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एक पर्टिकुलर एलिमेंट का तो ये एटम के बारे में हम लोग बता दें। तो मान लो कि ये रहा मेरा एलिमेंट ए। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एनी एटम ऑफ एलिमेंट ए। So relative atomic mass means the mass of an atom of element A is how many times heavier than an atom of hydrogen. Okay, इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन का इस एटम के रेस्पेक्ट में किसी भी दूसरे एलिमेंट का इस एटम का मास कितने टाइम्स हेवियर है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। या फिर हम लोग सिंपली एटॉमिक मास से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, सिंपल एटॉमिक मास भी बता सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली रिलेटिव एटॉमिक मास we will go not only for hydrogen, we can say it on the basis of carbon, on the basis of oxygen. बात याद रखना, जब ये डेफिनेशन डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम पे साइंटिस्ट लोग को ये पता था कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कार्बन इज 12 टाइम्स हेवियर। कार्बन 12 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। ये साइंटिस्ट लोग को पता था। कितना मास होता है वो पता नहीं, कि इतना पता था कि कार्बन इज 12 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन।
ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन तो वो लोग मान लिए थे कि ये 1 यूनिट के आसपास होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जब भी बताएंगे तो ये रिलेटिव मतलब किसी से कंपैरिजन में बोलेंगे। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, एनी एलिमेंट, इस एलिमेंट का वन सिंगल एटम, एक सिंगल एटम, वो हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स हेवियर है, उसी तो हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास सिंपली क्या होता है, सिंपल अगर हम लोग एटॉमिक मास बताएं तो एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 6.022 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम, ठीक है। इतने सारे एटम का जो मास बनता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, ओके। दैट मीन ये नंबर किसी को पता है तो वो बोल सकते हो इस नंबर को क्या बोलते हैं, दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर, ओके। दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। हम लोग आएंगे मोल कंसेप्ट का जो चैप्टर है तुम लोग का उसमें। So this number is known as Avogadro number, and this number is equals to, this number is also equals to 1 mole, ठीक है। तो बेसिकली एटॉमिक मास क्या होता है कि 1 मोल एटम का जो मास है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। अब 1 मोल मतलब दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए थे, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एब्रिविएशन होता है एन ए, एन सफिक्स में ए, या फिर सिंपली एन भी बहुत जगह लिखा हुआ रहता है, ठीक है। एटॉमिक मास समझ में आया, 1 मोल एटम का जो मास हुआ वो एटॉमिक मास। अभी मान लो इस एटम का जो एटॉमिक मास है, एलिमेंट का ये एटम का जो मास बना उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। तभी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बोला, इस एलिमेंट का एक सिंगल एटम, नॉट दिस नंबर, इतने नंबर नहीं, एक एटम, सिंगल एटम का मास हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितना हेवियर है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, देखो सपोज हमको क्या पता चला कि ये 1 यूनिट है, तो कार्बन कितने टाइम्स हेवियर है, 12 टाइम्स। तो पहले हम तो कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 तो 1 यूनिट पे लेते आना है, ठीक है। हाइड्रोजन में रहे 1 यूनिट, अगर इसका मास हम लोग देते तो दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज 12 यूनिट। तो इसको 1 यूनिट पे लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 12 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो अब ये 12 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो इसका टोटल जो मास था वो 12 टाइम्स हेवियर था। लेकिन अगर हम लोग एक सिंगल पोर्शन तो ले लें, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है, सिंगल पोर्शन तो लिए, तो वो क्या हुआ, 1 हाइड्रोजन यूनिट के साथ बराबर हुआ। तो नाउ वी कैन से कार्बन के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन बोलना है तो क्या करना पड़ेगा कि पहले कार्बन का पूरा मास 12 टाइम्स होता है, उसको 12 हिस्सों पार्ट में डिवाइड करो, तो हर एक पार्ट हाइड्रोजन के बराबर होगा। तो दैट्स मीन ए इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर, कार्बन के रेस्पेक्ट में तब क्या बोलना पड़ेगा, 1/12 ऑफ एन कार्बन एटम, और वो कार्बन का मास कितना था, C12। समझ में आया। सिमिलरली दिस इज फॉर कार्बन। अगर हम लोग ऑक्सीजन के लिए लेते हैं तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 होता है उसका मास, तो हम तो इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा,
16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 16 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर क्या हुआ, तो ये जो एक सिंगल पोर्शन बना, ये हाइड्रोजन के साथ बराबर हुआ। तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोले थे, ए इज रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता थी, ए इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर ऑफ 1/16 ऑफ एन ऑक्सीजन 16 एटम। ठीक है, ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब एक दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में, दूसरे किसी भी एटम के रिस्पेक्ट में that atom is how many times heavier, that is known as relative atomic mass। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। ओके, तो डेफिनेट इसको नोट डाउन करो, फिर डेफिनेशन बताते हैं। और अगर नोट डाउन हो दिया तो भी बताओ, डेफिनेशन बताएंगे। डन? यस सर। तो डेफिनेशन लिखो, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट the sorry, the relative atomic mass of an element is the number, the relative atomic mass of an element is the number which tells how many times, which tells how many times an atom of that element, how many times an atom of that element is heavier than an atom of hydrogen, than an atom of hydrogen। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मतलब ये हुआ हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन। अब लिखा है कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो लिखो relative atomic mass of an element is the relative atomic mass of an element is defined as the
defined as the how many times it is heavier defined as the how many times it is heavier than 1 by 12th 1 by 12th mass of an C12 atom, like this, 1 by 12th of an mass of C12 atom. ठीक है, एटॉमिक मास जो ये हम लोग बताए, कार्बन के रेस्पेक्ट में कितना हाई हुआ, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कितना हाई हुआ, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ, इट इज इक्वल टू द 1 by 12th मास ऑफ एन कार्बन 12 एटम जो बना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं 1 AMU। 1 by 12th मास ऑफ कार्बन 12 जो बना, 1 by 12th ऑफ कार्बन, उसका जो मास हुआ that is equals to 1 AMU। ठीक है, यूनिट। अभी देखो जो मास आया, वो मास को अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जितना बहुत बार मास पे बिसाइड पे लिखे हुए रहते हैं 16 U, तो 16 U या फिर 16 AMU, तो ये दिस इज नथिंग, U और AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। पूरा नहीं लिखते हैं तो शॉर्ट में लिखते हैं U। दिस इज डिफाइंड एज 1 by 12th ऑफ एन कार्बन 12। एक कार्बन 12 एटम एलिमेंट से उसको बोलते हैं 1 AMU। कभी 16 U बोल रहे हैं, मतलब इसके रेस्पेक्ट में कितने टाइम है पेयर्स, 16 टाइम है पेयर्स। ठीक है, मतलब 1 by 12 मास के रेस्पेक्ट में 16 टाइम है पेयर्स, तो 16 AMU। फिर लिखा हुआ रहेगा 16 ग्राम, मतलब जस्ट इसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो तब उसको बताएंगे ग्राम एटॉमिक मास, नथिंग एल्स। ठीक है, क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। ओके, अब जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। पूरा तो पूरा सेम है, सिर्फ जहाँ जहाँ एटॉमिक वर्ड बैठा हुआ है वहाँ वहाँ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट बैठेगा। मतलब एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितने टाइम हेवियर होता है रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, रेस्पेक्ट टू कार्बन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं इंपेरिकल फार्मूला। ये बन जाएगा तो सिर्फ एटम की जगह पे मॉलिक्यूल बैठेगा। हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपेरिकल फार्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन। इंपेरिकल फार्मूला तो पहले समझते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो एम्पिरिकल फार्मूला हम लास्ट डे भी समझाए थे कि मान लो H12O6, ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज। बताओ, ग्लूकोज। दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज C4H8O4। तो अभी देखो दोनों में रेशियो ऑफ नंबर्स बिटवीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
अगर वो रेशियो देते तो इसमें कार्बन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का रेशियो क्या है 1:2 और ये कौन होगा रेशियो होगा या नहीं होगा हाँ सर। और इसमें वो रेशियो क्या होगा So 1:2:1. 1:2:1 that means सेम होल है Yes sir. ठीक है 1:2:1 तो अभी देखो ये तीसरा फॉर्मूला है हमको पता नहीं है ये तीसरा फॉर्मूला है हमको पता नहीं बट बोथ दे कंटेन्स सिमिलर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स सिमिलर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है तो अभी अगर तुमसे पूछे कि ग्लूकोज का इम्पेरिकल फार्मूला कौन सा है तो डेफिनेटली ग्लूकोज का इम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा जो सिंपल रेशियो में आता है नंबर बस वो होगा इम्पेरिकल फार्मूला जैसे इसका इम्पेरिकल फार्मूला क्या बना CH2O इसका इम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा CH2O ठीक है इम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली हम लोगों को क्या बताता है ये हम लोग को बोलता है सिंपल होल नंबर रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड ठीक है तो इम्पेरिकल फार्मूला हमको पता चल जाएगा अभी इम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है वो हमको पता करना पड़ेगा ठीक है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम या फिर एलिमेंट ठीक है इम्पेरिकल फार्मूला का डेफिनेशन लिखो पहले लिखो दिस इम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपल empirical formula is the simple whole number ratio of different types of atoms whole number ratio of different types of atoms present in one molecule different types of atoms present in one molecule of the compound पूरे कंपाउंड से एक सिंगल मॉलिक्यूल पे हंसते पूरे कंपाउंड से एक सिंगल मॉलिक्यूल पे एटम पे जो सिंपल रेशियो है वो बताता है मेरा इम्पेरिकल फार्मूला हुआ Yes, sir. Yes sir. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द molecular formula represents the actual number of different types of atoms molecular formula represents the actual number of different types of atoms present in one molecule of the given compound ठीक है अभी देखो इम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला पे हम लोग कैसे जाएंगे तो उसके लिए हम लोग को दोनों के बीच का रिलेशन समझना होगा तो देखो
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है that will be n small n into empirical फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, जहाँ ये n क्या है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा, कुछ भी वो हो सकता है होल नंबर पे। तो अभी देखो सपोज हम तो जैसे क्वेश्चन दिया कि फाइंड आउट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लगेगा तो एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा, और अगर एम्पेरिकल फार्मूला पता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O, ठीक। अभी तुमको क्वेश्चन में क्या करेगा कि बता देगा कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 180, ठीक है। तभी अगर मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 है तो ये n पता चल जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 180, n पता नहीं है। CH2O का मास हम लोग निकाल सकते हैं ना, कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन तो 1, सो 1 इंटू 2 2 प्लस ऑक्सीजन 16, यही करवाए अभी, मास पता है तीनों का। तो ये देखो कितना हुआ 30 हुआ, सो 180 इक्वल्स टू n इंटू 30, सो n का वैल्यू कितना आया 6 आया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू CH2O होल n, तो होल n का मतलब होता है 6 यहाँ पर, दैट मींस C6 H12O6, ऐसे हम क्लियर है, Yes, sir. Yes, एनी sir. डाउट, किसी का भी No, कोई sir. डाउट है। No, sir. ओके, एक बार जस्ट चेक करो तुम लोग का बुक में इम्पेरिकल फार्मूला का सिर्फ डेफिनेशन है या फिर इसका कैलकुलेशन वगैरह भी कुछ मतलब निकालने बोला है। Sir, सिर्फ definition है। सिर्फ डेफिनेशन है, ठीक है। तो जब निकालने तो आएगा तो हम लोग निकालना सीखेंगे। तो तुम लोग तो आई थिंक तुम लोग का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो क्लास 10 में है शायद तुम लोग तो ये चैप्टर मोल कंसेप्ट, तो वहाँ पर हम लोग वापस से एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीखे। अभी डेफिनेशन समझ में आया, किसी का डाउट नहीं है तो देखो बार बार पूछ रहे, डाउट है तो अभी बता दो, फिर हम समझा देंगे। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी है यहाँ पर। एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास है दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला मास, लाइक दिस, ये वाला, जैसे हमने जिसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया ना, तो ये मेरा क्या होगा, अरे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास बनेगा दैट इज मॉलिक्यूलर मास, नथिंग एल्स, इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास बनेगा दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, बस यही दो तो कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर हम लोग वही किए ना, मॉलिक्यूलर मास बिठा दिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास n इंटू 30 क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला का मास था, देखो इसका मास, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला का मास तो बताते हैं एम्पिरिकल फार्मूला का मास, और मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास होगी मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है सर। Okay. Yes. Percentage composition. ये तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है ये बेसिकली हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, डेली लाइफ में बहुत बार इसका यूज भी होता है। परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, सिंपली अगर देखें, मान लो तुम लोग का टोटल एसएसटी एग्जाम हुआ 200 मार्क्स का टोटल मार्क्स, जिसमें हिस्ट्री में तुमको मिला सपोज 70। कभी अगर तुमसे कोई पूछे तो ये हिस्ट्री का जो मार्क्स मिला ये कितने परसेंटेज है तुम्हारे टोटल मार्क्स का, तो हम लोग कैसे बताएंगे परसेंटेज क्या होगा, कितने परसेंट हिस्ट्री में मिला। व्हाट विल बी द कैलकुलेशन, you got 70 out of 200, 70 in history out of the total SST 200. So what is the your percentage of marks of history, क्या होगा उसका कैलकुलेशन। So 70 by 200 into 100%. 70 by 200 into 100%, that is percentage composition। मतलब तुमको ये एक मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दिया लाइक दिस, उसका मास दे दिया। अब पूछा है कि इसमें कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन, परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो मास है, डिवाइड बाय मास ऑफ टोटल कंपाउंड। ठीक है, इंटू 100 पर कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। मास ऑफ दैट एलिमेंट मतलब उस एलिमेंट का टोटल मास, जैसे यहाँ पर 6 कार्बन है तो 6 टोटल होगा। ठीक है, मास ऑफ दैट एलिमेंट टोटल, वो एलिमेंट जो है वो एलिमेंट टोटल चाहिए हमको। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब समझे, ये कंपाउंड का, एक कंपाउंड के अंदर जितने मेरे पास एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का जो टोटल मास है दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, Yes, sir. यस सर। अच्छा तभी जल्दी से बताओ, ग्लूकोज में कार्बन कितने परसेंटेज है। So 40%. 40%, कितना आया कैलकुलेशन, 72 by 180,
into 100. 72 by 180 into 180 into 100%. वेरी गुड, सबका आया ये? Yes, sir. तो बस सिमिलरली कोई भी एक कंपाउंड दिया रहेगा, एनी कंपाउंड, उसका टोटल मास नीचे जाएगा और जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज कंपोजिशन में निकालने बोला है उसका टोटल मास न्यूमरेटर में रखना है into 100. ठीक है, so that was the percentage composition. After the break I will start your next chapter, that is water. इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी।